नमस्कार, ऑगस्ट डिजिटल में आपका स्वागत है। हफ्ते भर की खबर में राज्य में क्या कुछ बड़ा घटा, देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें, इसके साथ ही खेल और व्यापार जगत से जुड़ी खबरें भी आपके लिए सामने रखी हैं। तो पहले नजर डालते हैं सबसे बड़ी खबर पर। अब जमीन की खरीद बिक्री में ठगी पर लगाम लगाने के लिए जमीन पट्टा या खसरा में इलेक्ट्रॉनिक क्यूआर कोड दिया जाएगा। क्यूआर कोड स्कैन करते ही जमीन मालिक की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। अगर कोई जालसाजी या फर्जीवाड़ा करने की कोशिश करेगा तो तहसीलदार और आरआई के पास सीधा अलर्ट मैसेज चला जाएगा। यह जानकारी राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने दी है और इसे केंद्र राज्य के संयुक्त प्रयास से लागू किया जाएगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी वाहन पर ट्रैफिक चालान या जुर्माना बकाया है और उसका भुगतान नहीं किया गया है तो प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं मिल सकेगा। राज्य सरकार ने कोर्ट में बताया कि 27 जनवरी को केंद्र मोटर वाहन नियमों में संशोधन के बाद पीयूसी को वाहन पोर्टल से जोड़ा गया है, जिससे बकाया चालान होने पर पीयूसी जारी नहीं हो पाएगा। कोर्ट ने इसी आधार पर निर्देश जारी कर मामले का निपटारा कर दिया। उड़ीसा में 31 बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स को जमीन मंजूरी। उड़ीसा सरकार ने राज्य में उद्योग और निवेश को तेज करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इडको चेयरपर्सन उषा पाढ़ी की अध्यक्षता में हुई भूमि आवंटन समिति की बैठक में लंबे समय से अटके 31 महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रोजेक्ट्स को जमीन आवंटन की मंजूरी दे दी गई है। इनमें एमएसएमई समेत टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर शामिल हैं और कोरापुट, कलाहांडी, रायगढ़ जैसे पिछड़े या कम औद्योगिक जिलों को प्राथमिकता दी गई है। वरिष्ठ राजनेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री कान्हूचरण लेंका का शुक्रवार को निधन हो गया। निधन के समय उनकी आयु 86 वर्ष थी। भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे वर्ष 1995 से 2000 तक 14 बार से विधायक रहे और 1988 से 1994 तक राज्यसभा सांसद के रूप में सेवाएं दी। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उन्होंने रेल तथा कृषि राज्य मंत्री के रूप में दायित्व संभाला था। उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। रत्न भंडार की चाबी रिपोर्ट से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने जस्टिस रघुवीर दास आयोग की रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करने के लिए कहा है और 3 महीने के भीतर रत्न भंडार की गिनती या जांच प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। यह मामला 2018 में चाबी खोने के बाद और बाद में रत्न भंडार में पानी जमा होने जैसे मुद्दों के बाद लगातार चर्चा में रहा है। ओडिशा में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अप्रैल से शुरू होगा। इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन करेंगे और हर वोटर के लिए 2 फॉर्म भरे जाएंगे। एक वोटर के पास रहेगा और दूसरा बीएलओ के पास। फॉर्म में नई रंगीन फोटो, ईपीआईसी नंबर, परिवार, बूथ, निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी होगी। प्रक्रिया बूथ स्तर से राज्य स्तर तक 5 स्तरीय सिस्टम में चलेगी और पूरा एसआईआर लगभग 3 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है। ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र 17 फरवरी से शुरू होगा। सत्र से पहले 16 फरवरी को स्पीकर की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होगी। जानकारी के मुताबिक 20 फरवरी को राज्य बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र में कुल 29 कार्य दिवस होंगे। पहला चरण 17 से 24 फरवरी और दूसरा चरण 9 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। चर्चित वकील और भाजपा नेता पितबास पंडा हत्याकांड में चार्जशीट के जरिए नया खुलासा सामने आया है। पुलिस के मुताबिक पूर्व विधायक विक्रम पंडा से जुड़ी आपत्तिजनक तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी के कारण हत्या की साजिश रची गई हो सकती है। जांच में अलमारी के सीक्रेट चैम्बर से एक पेन ड्राइव और फोटो बरामद होने की बात कही गई है, जिसके बाद मामले में चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि मार्च 2027 तक राज्य के हर गाँव तक पाइप से पेयजल पहुँचाया जाए और इसे मिशन मोड में लागू किया जाए। सरकार के अनुसार कुल योजना लगभग 54,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें जल जीवन मिशन के साथ साथ राज्य का अपना फंड भी शामिल है। लक्ष्य है कि तय समय सीमा के भीतर सभी गांवों को पेयजल सुविधा मिले। 19 फरवरी से मैट्रिक परीक्षा शुरू होने जा रही है। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र, ओएमआर शीट और अन्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए राज्य में 322 नोडल सेंटर बनाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जिलों कलाहांडी, मालकानगिरी, रायगढ़, कोरापुट आदि में प्रश्न पत्र भेजे जा चुके हैं और 16 फरवरी तक सभी केंद्रों में पहुंचने का लक्ष्य है। सुरक्षा के लिए आर्म पुलिस, 24/7 पुलिस तैनाती और सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है।
श्री मंदिर कार्यालय में पंजिका समन्वय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी ने की है। बैठक में तय हुआ कि 2026-27 की पंजिका या कैलेंडर में मंदिर के सभी पर्व त्योहारों की जानकारी सही और त्रुटि रहित हो। इसके लिए 5 प्रकाशकों को त्रुटि रहित विवरण प्रकाशित करने की अनुमति दी गई है। कोहिनूर, राधा रमण, भाग्यदीप, अरुणोदय और जीएन त्रिपाठी। दिल्ली की धरती पर गूंजेगा ओडिशा का गौरव। समृद्ध परंपरा, वैभवशाली संस्कृति और वीर पाइक इतिहास की झलक अब राजधानी में देखने को मिलेगी। ओडिशा पर्व 2026 का आयोजन 13 से 15 मार्च तक चलेगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। ये महोत्सव होगा संस्कृति, स्वाद, संगीत और परंपरा का भव्य संगम। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनने के साथ ही ओडिशा को जिएं, ओडिशा को महसूस करें। भारत की सैन्य शक्ति को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला किया गया है। देश के इतिहास की सबसे बड़ी रक्षा सौदों में से एक को डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल यानी DAC ने मंजूरी दे दी है। फ्रांस से 114 नए राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना के लिए 6 अतिरिक्त P-81 समुद्री निगरानी विमानों की खरीद को भी स्वीकृति दी गई है। करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए के इस रक्षा सौदे से भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। वर्तमान में वायुसेना के पास लगभग 29 स्क्वाड्रन है, जबकि आवश्यकता 42 की है। नए राफेल विमानों के शामिल होने से यह संख्या बढ़कर 35 से 36 तक पहुंच सकती है। राफेल एक आधुनिक मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो हवा से हवा, हवा से जमीन और समुद्री हमलों में सक्षम है। यह स्कैल्प क्रूज मिसाइल, मेटियोर एयर टू एयर मिसाइल और अत्याधुनिक रडार सिस्टम से लैस है। वहीं P-81 पोसाइडन विमान हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री निगरानी और सुरक्षा को और सशक्त करेंगे। ये फैसला भारत और फ्रांस के रणनीतिक संबंधों को भी नई मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने नए कार्यालय सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय रायसीना हिल स्थित साउथ ब्लॉक से स्थानांतरित होकर सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो गया है। सेवा तीर्थ परिसर में अब प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी NSCS और कैबिनेट सचिवालय भी कार्य करेंगे। इसे शासन व्यवस्था में अधिक समन्वय और आधुनिक कार्य प्रणाली की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। नए कार्यालय में पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने 4 महत्वपूर्ण फैसलों पर हस्ताक्षर किए। बताया जा रहा है कि ये निर्णय सेवा और जन कल्याण की भावना से प्रेरित है। इन फैसलों का उद्देश्य महिलाओं, युवाओं, किसानों और समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना है। सरकार का कहना है कि सेवा तीर्थ केवल नया भवन नहीं, बल्कि सेवा आधारित शासन की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। और बांग्लादेश से इस हफ्ते की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है कि बांग्लादेश के आम चुनाव में बड़ी जीत के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। BNP ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चुनावी नतीजों को स्वीकार करने और पार्टी नेता तारिक रहमान को बधाई देने के लिए धन्यवाद कहा है। BNP के स्थायी समिति सदस्य और 2026 चुनाव के मुख्य समन्वयक का कहना है कि एक लोकतांत्रिक देश द्वारा जनता के फैसले को सम्मान देना स्वागत योग्य है और भारत ने ये कदम उठाकर सकारात्मक संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि यह जनादेश बांग्लादेश की जनता के विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा और दोनों देशों के बहुआयामी रिश्तों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेगा। गौरतलब है कि 12 फरवरी को हुए चुनाव में BNP ने 300 सदस्यीय संसद में 2/3 बहुमत हासिल किया है। अब दोनों देशों के बीच रिश्तों में नई मजबूती और सहयोग की उम्मीद जताई जा रही है। T20 विश्व कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच को लेकर पाकिस्तान ने बड़ा यू टर्न ले लिया है। पहले पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में हिस्सा न लेने की बात कही, फिर भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने का ऐलान किया था, लेकिन अब उसने अपना फैसला वापस ले लिया है। पाकिस्तान ने 15 फरवरी 2026 को श्रीलंका के कोलंबो में होने वाले भारत पाकिस्तान ग्रुप मैच को सुरक्षा और राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए खेलने से इनकार किया था। हालांकि ICC, BCCI और श्रीलंका के दबाव के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सरकार ने मैच खेलने का निर्णय लिया है। सरकारी बयान में कहा गया है कि बहुपक्षीय बातचीत और मित्र देशों के अनुरोध के बाद पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मैदान में उतरेगी। अब तय कार्यक्रम के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। पाकिस्तान के 360 डिग्री यू टर्न पर क्रिकेट जगत में चर्चाएं तेज हो गई हैं। T20 विश्व कप 2026 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मजबूत मानी जाने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम को जिम्बाब्वे ने 23 रन से हरा दिया है।
श्रीलंका के प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 169 रन बनाए। ब्रायन बेनेट ने नाबाद 64 रन की शानदार पारी खेली, जबकि टीम आरुमानी ने 35 रन जोड़े। 170 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 146 रन पर ऑल आउट हो गई। मैट रेनशॉ ने 65 और ग्लेन मैक्सवेल ने 31 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज फ्लॉप रहे। जिम्बाब्वे के मुजारबानी ने 4 और ब्रायन इवांस ने 3 विकेट लेकर जीत की नींव रखी। इस विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। और साप्ताहिक समाचार में हफ्ते भर की खबरों में ये थी मुख्य खबर जो थी बड़ी सुर्खियां, इसके साथ ही खबर भी बटोरी। तो ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ऑर्गस डिजिटल।